गुड मॉर्निंग। रियल एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद एक दूसरा मेथड भी है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस किसी सीक्वेंस की चेक करने के लिए। अभी तक हम पहले मेथड को ही अच्छी तरह समझ रहे हैं। इस मेथड में हम लोग लिमिट फंक्शन निकालते हैं सीक्वेंस का, कोई एप्सिलॉन तय करते हैं और fn(x) माइनस f(x) का जो डिफरेंस है मॉड, वो किसी एप्सिलॉन से कम होने पर आप एक m निकालते हैं, m जो मैक्सिमम नेचुरल नंबर आप निकाल सकते हैं। अगर ऐसा मिल रहा है m तो ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, अगर ऐसा नहीं मिल पा रहा है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर फॉलो किया है तो आपको वहाँ 3-4 क्वेश्चन दिखे होंगे लास्ट में ऐसे। उसी तरह क्वेश्चंस की सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस आज भी और कर लेते हैं और फिर उसके बाद एम टेस्ट क्या होता है और कैसे हम लोग एक नए तरीके से यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस चेक कर सकते हैं कन्वर्जेंस, वो देखेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, टेस्ट द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस fn वेयर fn(x) इक्वल टू e⁻⁻n(x) एंड x इज नॉन नेगेटिव। तो हम लोग जैसा कि अभी तक मैं बता भी रहा हूँ या कर रहा हूँ, उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो हम क्या निकालेंगे, f(x). तो f(x) क्या होगा, लिमिट fn(x) मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e⁻⁻nx। x पॉजिटिव है तो nx जो होगा नेगेटिव होगा, एक्सपोनेंशियली कितना आ जाएगा, 0 आपके पास। कब, जब x आपके पास पॉजिटिव है। ठीक है, अगर आप x इक्वल टू 0 लेते हो तो देखिए fn(x) जो सीक्वेंस है वो क्या बन जाएगा आपके पास, e⁻⁻0 मतलब 1। तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगा उस समय 1 1 n की जो 1 2 3 4 रखते जाइए तो सीक्वेंस 1 1 1 ही रहेगा। तो कांस्टेंट सीक्वेंस जो 1 1 1 1 है आपके पास, आप ही बताइए कहाँ पर कन्वर्ट करेगा, 1 पर करेगा। तो इसका लिमिट फंक्शन उस समय 1 होगा। तो फाइनली जो f(x) है आपके पास लिमिट फंक्शन, वो ऐसा हो गया है कि वो 0 है जब x कहाँ है, पॉजिटिव है, और अगर x 0 है तो वो कितना है, 1 है। ये आपके पास इस फंक्शन का, इस सीक्वेंस का लिमिट फंक्शन है। उम्मीद है आपको लिमिट फंक्शन समझ में आया होगा। उसके बाद कन्वर्जेंस के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, एप्सिलॉन तय कर लेते थे। तो यहाँ भी कर लेते हैं, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन। हमने एक एप्सिलॉन तय कर लिया है। ठीक है, तो अब एक ही करके x पॉजिटिव है और x 0 है, तो x पॉजिटिव के लिए हम fn(x) और f(x) का डिफरेंस निकालेंगे। नाउ फर्स्ट केस, फॉर x पॉजिटिव fn(x) माइनस f(x) मॉड मीन्स fn(x) तो e⁻⁻nx हो गया, माइनस x पॉजिटिव होने पर f(x) कितना है, 0, ये 0 है। ठीक, एक्सपोनेंशियल आप जानते हैं हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो ये x एक्सिस से ऊपर ही ग्राफ रहेगा हमेशा इसका, तो पॉजिटिव, तो मॉड लेने की कोई जरूरत नहीं। दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन इफ e⁻⁻nx ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन और इफ nx ग्रेटर देन log ऑफ 1/एप्सिलॉन बेस ई और n ग्रेटर देन 1/x 1 दिस। आपके पास n इससे बड़ा होना चाहिए हमेशा, तब जाकर ये जो डिफरेंस है ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन आप ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं, तो log 1/एप्सिलॉन तो कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो गया। अब रहा 1/x,
x बढ़ता जाएगा तो 1/x घटता जाएगा, और 1/x जितना छोटा होगा वहाँ पर n सबसे बड़ा होगा वहाँ पर। तो एक सबसे बड़ा n जो लेंगे उसी को हम m नाम दे देते हैं ताकि वो पूरे उन सारे पॉजिटिव एड्स के लिए काम कर जाए एक साथ। उम्मीद है आपको समझ में आ पा रहा होगा। तो यहाँ पर आपने एड्स को पॉजिटिव लिया है, तो एड्स पॉजिटिव रहना है 0 के नेबरहुड में, जितना नज़दीक आप ला सकते हैं। ये 0 है और एड्स अभी पॉजिटिव है। सपोज यहाँ पर आप ले आए कहीं पर, ठीक है, तो कितना ही क्लोज कर लीजिए यहाँ पर। सपोज वो ए नाम दे देंगे उसको हम लोग, तो ए से शुरू करेंगे। जहाँ पर ए पॉजिटिव होगा तो ये डिफाइंड होगा। एक्स की वैल्यू को हम क्या मान लें, यहाँ पर ए मान लेते हैं। तो वहाँ पर एक्स पॉजिटिव है और 0 के राइट हैंड है, तो हम ले लेते हैं लेट अस चूज m8 which is just greater than equal to 1/x log 1/epsilon basic for x belongs to क्लोज इंटरवल a से शुरू कर दो, a to b, और a पॉजिटिव है। a पॉजिटिव है, a जितना पॉजिटिव लेके जितना 0 के राइट साइड में 0 के जितना नज़दीक ला सकते हो, तो b तो कहीं भी ले लीजिए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। a जितना नज़दीक ला सकते हैं उसे आप m मान लीजिए। तो मतलब यह है कि आपको m मिला इस केस में। अगर m मिल रहा है तो फिर सो fn(x minus f(x) mod less than epsilon for every n greater than equal to m and for every x belongs to क्लोज इंटरवल सम फ्रॉम a to b, जहाँ a पॉजिटिव लेना है बस वहाँ से। तो अगर ऐसा है तो फिर आपके पास जो सीक्वेंस है दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, जहाँ a क्या है पॉजिटिव है। बल्कि b तो आप आगे बढ़ाते जाइए, कहीं इन्फिनिटी तक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, a to इन्फिनिटी भी चलेगा। अब आपके पास दूसरा केस है, जब ये x पॉजिटिव था, ये तो कहानी तब है। सेकंड केस, अब आप ही बताइए इस इनइक्वालिटी में अगर x टेंड्स टू 0 करें तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इफ x टेंड्स टू 0 देन 1/x log 1/epsilon that will tend to infinity। तो उस केस में आपको उससे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं मिल पाएगा फिर, क्योंकि जो छोटी क्वांटिटी है वही इन्फिनिटी हो जा रही है। देन इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड a natural number, find an m natural number such that fn(x minus f(x) mod less than epsilon for every n greater than equal to m and x आपके पास उस समय 0 से शुरू कर लो, x 0 से। तो आप ये बता रहे हैं कि अगर आप 0 से शुरू करते हैं इंटरवल को तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन आप इंटरवल a to b a कोई भी पॉजिटिव ले लीजिए 0 के जस्ट राइट हैंड साइड में, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। केवल 0 की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं x नीचे डिनोमिनेटर में है, तो x टेंडिंग टू 0 में ये एडजस्ट लिमिट नहीं करेगी। उम्मीद है आपको इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस समझ में आई होगी। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है। डिस्कस द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस fn वेयर fn(x इक्वल टू x टू द पावर n अपॉन n एंड x इज एनी रियल नंबर। तो हम लोग सबसे पहले फिर वही काम करते हैं, पहले लिमिट फंक्शन निकालेंगे। तो
एफ एट्स को कैसे लिखेंगे? एफ एट्स इक्वल टू लिमिट एफ एन एट्स इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एट्स टू द पावर n अपॉन n। तो एट्स कुछ भी रख लीजिए, लेकिन n अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये हमेशा कहाँ हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा फॉर एवरी एट्स बिलोंग्स टू r। इस लिमिट पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एट्स कोई रियल नंबर है तो ऑब्वियस है वो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और प्लस इन्फिनिटी से छोटा होगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर और उसकी पावर ये आपके पास n, और या फिर आप एल हॉस्पिटल भी लगाना चाहें इन्फिनिटी मानते हुए बड़े नंबर के, लेकिन वो तब है जब एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड 1 से बढ़ा लें आप, तो उस केस में फिर n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा आपको। बहरहाल ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये 0 आना है। अब दूसरा केस क्या था आपके पास? लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी आर गिवन या चूजन जो भी है आपने तय कर लिया। सो एफ एन एट्स माइनस एफ एट्स मॉड मीन्स एट्स टू द पावर n अपॉन n माइनस 0 मॉड, तो मॉड एट्स टू द पावर n अपॉन n लेस देन एप्सिलॉन इफ आपके पास अब n लेके चलेंगे तो n अपॉन मॉड एट्स टू द पावर n ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन इफ n ग्रेटर देन मॉड एट्स टू द पावर n अपॉन एप्सिलॉन। तो n अगर इससे बड़ा हो तब ये दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब ये देखिए फाइनाइट कब आएगा और इनफाइनाइट कब आएगा। पहला केस में अगर आप मॉड एट्स ग्रेटर देन 1 लेते हैं यहाँ पर, तो फिर जो मॉड एट्स टू द पावर n है, n नेचुरल नंबर है, ये धीरे धीरे कहाँ को शुरू हो जाएगा जाना? 1 से बड़े नंबर की पावर बढ़ते जाएगी तो इन्फिनिटी की ओर। तो फिर अगर यही टर्म इन्फिनिटी की ओर जाएगी तो उससे बड़ा नेचुरल नंबर लेना पॉसिबल नहीं होगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड सम m belongs to natural number such that fn its minus f its mod less than epsilon for every n greater than equal to m। तो इसका मतलब है इस सिचुएशन में जब मॉड एक्स 1 से बड़ा हो तो ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। अब मॉड एक्स 1 से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ? ये आपके पास 0 है, ये 1 है और ये -1 है। इसका मतलब ये -1 से इधर को या +1 से इधर को इस डोमेन में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। हैंस fn is not uniformly convergent, when x belongs to -infinity to -1 यूनियन 1 to infinity। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप यही लिख दीजिए मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। वह आपकी इच्छा है कि आप ये लिखते हैं या ये लिखते हैं। तो खैर x आपके पास इतना हो गया है। इस सिचुएशन में नहीं है। अब दूसरी सिचुएशन आपके पास बचती है कि भाई -1 से +1 के बीच क्या हो। अगर आप इस जोन में करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट तो है या नहीं है। अब हम इस पार्ट को देखेंगे आपको, तो आप खुद ही समझिए होंगे यहाँ पर कि अगर आपने इफ मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ले लिया
तो 1 लेने पर तो ये 1 ही रहेगा, तो 1/8 फाइनाइट नंबर मिलेगा। 1 से कम है तो 1 से कम में, तो देखिए अगर mod x से आप 1 लेते हैं तो mod x to the power n/epsilon दिस विल टेंड टू 1/epsilon। अगर आप mod x लेस देन 1 लेते हैं तो mod x to the power n/epsilon दैट विल टेंड टू 0। ये 1 से कम होगा तो ये 0 हो जाएगा, n इन्फिनिटी की ओर धीरे धीरे जाएगा। तो अगर एप्सिलॉन बहुत छोटा लिया है तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी। तो बहरहाल हम ये लिख सकते हैं क्योंकि आपको जो n है वो बड़ा चाहिए, सो वी चूज सम m which is just greater than equal to mod x to the power n/epsilon। उससे जस्ट बड़ा जो भी नेचुरल नंबर है वो ले लीजिए m। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैं आपने देखी, या तो ये 0 है पूरी क्वांटिटी, अगर ये 0 है तो कोई भी नेचुरल नंबर चलेगा, और अगर ये क्वांटिटी 1/epsilon आ रही है तो ठीक है, फिर 1/epsilon जो भी नंबर आएगा उससे जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर ले लीजिए m। तो मतलब यहाँ m ढूंढना पॉसिबल है, आप ले सकते हैं। केस फर्स्ट में आप m नहीं मिल रहा था आपको, तो आपको फिर fnx माइनस fx mod लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड x बिलोंग्स टू -1 to +1 क्लोज इंटरवल। mod x लेस देन इक्वल टू 1 का यही मतलब है -1 से +1 के बीच। तो इस डोमेन में यहाँ पर फंक्शन ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। सो sequence fn is uniformly convergent if x belongs to close interval -1 to 1। और अगर आप इससे बाहर लेते हैं तो ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं था। तो हमने दोनों केस देखे। आप देखिए पहले केस में आपने x का मॉड 1 से बड़ा लिया तो आपको m ऐसा मिल ही नहीं पाया, तो नॉट यूनिफॉर्मली लिखा हुआ है। और जब x का मॉड 1 या उससे कम लिया तो ये m आपके लिए ढूंढना पॉसिबल है, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि प्रूव दैट x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn वेयर fnx इक्वल टू दिस nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ पर आप ये देखिए कि x की हर वैल्यू के लिए, इवन 0 के लिए भी ये फंक्शन डिफाइन है। तो इसका मतलब जो x है, जो डोमेन है वो क्या है, पूरा रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर रख दीजिए, डिनोमिनेटर कभी भी, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो डिनोमिनेटर हमेशा डिफाइंड है, मतलब वो 0 नहीं आएगा कभी भी। तो ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड है। तो पूरे डोमेन में आप कह रहे हैं कि 0 पर ये नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट दे रहा है, मतलब 0 का कोई भी नेबरहुड लीजिए वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आ जाएगा, और बाकी 0 एक्सक्लूड कर दें तो बाकी जगह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आएगा। चलिए हम इसको कोशिश करते हैं। तो तरीका तो हमें पता ही है, fn8 आपके पास दिया है। सबसे पहले लिमिट फंक्शन f8 निकालिए, तो उसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपके पास है, तो n8 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर। तो आपके पास ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन, यहाँ से n कॉमन, तो 1/n बाहर रहा, तो x अपॉन 1/n स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो जब n इन्फिनिटी जाएगा तो देखिए ये चीज़ फाइनाइट है, ये ब्रैकेट के अंदर n इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, x/x स्क्वायर मतलब 1/x, और ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो ये कहाँ हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपके पास। कब? जब x 0 नहीं, यहाँ पर 1/x से आ रहा है तो x से 0 नहीं होने पर ऐसा होगा। अगर x 0 है तो डायरेक्टली रख लीजिए, इफ x इक्वल टू 0 आप लेते हैं
तो जो सीक्वेंस है वो कैसा बनता है, 0 0 0 एंड सो ऑन। आप इसमें x3 जो 0 रख दीजिए, n बदलते रहिए, यही मिलेगा, एंड दिस विल ऑल्सो कन्वर्स टू 0। तो x3 0 होने पर ये दिखेंगे। तो बहरहाल दोनों ही सिचुएशन में, चाहे x 0 था या नॉन जीरो था, लिमिट फंक्शन ये है, हेंस fx इक्वल टू 0 आ गया फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। लेकिन आने का तरीका दो अलग अलग, 0 पर ऐसे करेंगे। अब एप्सिलॉन तय कर दीजिए, लेट एप्सिलॉन भी पॉजिटिव भी गिवन, ये भी हो गया। नाउ अब हमें देखना है कि fnx माइनस fx मॉड कितना आएगा। तो ये हो गया nx अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 0 मॉड, तो लेस देन एप्सिलॉन इफ, देखिए n तो नेचुरल नंबर है, एक्स्ट्रा मॉड, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है स्क्वायर होने की वजह से, तो उसमें मॉड की जरूरत नहीं है, दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। आपने इतना कर दिया। तो n को अलग करना है, ये n में इनइक्वलिटी ये पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इफ ये स्टेटमेंट कब सही है, जब n मॉड x लेस देन अपॉन एप्सिलॉन कर लीजिए, तो वहाँ आ जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर या मॉड एक्स स्क्वायर, सब मॉड एक्स जैसा एट जैसा दिखेगा। हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो आप, और इफ n स्क्वायर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस n मॉड एक्स अपॉन एप्सिलॉन प्लस 1 सब एक तरफ ले आए, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन 0 आपके पास है। अब इससे n की दो वैल्यू मिलेंगी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो कि हमेशा पॉजिटिव है, तो इसे आप ऐसे रखिए। आप सोचिए कि इसमें से n की कौन सी वैल्यू लेनी है आपने, बाय टेकिंग n स्क्वायर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस n मॉड एक्स अपॉन एप्सिलॉन प्लस 1 इक्वल टू, अगर आप 0 करें तो आपको n क्या मिलेगा, माइनस b, मतलब मॉड एक्स अपॉन एप्सिलॉन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो मॉड एक्स स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 4ac, तो मॉड एक्स स्क्वायर ये पूरा अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2a का मतलब मॉड एक्स स्क्वायर। तो आप इसमें मॉड एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बाहर 1 अपॉन 2 मॉड एक्स 1 अपॉन एप्सिलॉन प्लस माइनस मॉड एक्स स्क्वायर तो बाहर आ चुका है, अब अंडर रूट 1 माइनस 4 एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। तो n इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू मॉड एक्स, ये आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसमें से जो n की बड़ी वैल्यू है वो ले लेते हैं। तो बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, जब प्लस आएगा। तो n की जो छोटी वैल्यू है और जो बड़ी है, तो हमें वो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर ले लेना होता है जो पूरे डोमेन के लिए काम करे। सो वी टेक n ग्रेटर देन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 4 एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन मॉड एक्स। तो अब आप ये बताइए, अगर x 0 को टेंड करेगा तो क्या आपके लिए एक नेचुरल नंबर लेना पॉसिबल होगा
जो इस क्वांटिटी से बड़ा हो, x से 0 को जाएगा तो ये क्वांटिटी कहाँ को जाएगी, इन्फिनिटी को जाएगी। तो अब ये नेचुरल नंबर आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब ये नेचुरल नंबर कब मिलेगा, जब x से 0 ना हो। तो इसीलिए कहा गया था कि 0 पर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं था। तो हम ये ले लेते हैं, इफ x टेंड्स टू 0, अगर आप लेते हैं, अब राइट या लेफ्ट कहीं से भी लीजिए, इट इज नॉट पॉसिबल to choose some m belongs to natural number such that fnx minus fx mod less than epsilon for every n greater than equal to m। तो ऐसा संभव नहीं है। तो फिर इसका मतलब 0 पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं। सो fnx is not uniformly convergent in any neighborhood of 0। तो 0 को शामिल करते हुए अगर आप कोई भी 0 से राइट में या लेफ्ट में कोई इंटरवल ले लीजिए जिसमें 0 शामिल कर रहे हैं आप, तो 0 पर कहाँ से लाएंगे आप, आपको फॉर एवरी एक्स पे लिखना होता है। अब यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये आप लोग खुद करेंगे कि अगर 0 ना लें, 0 को एक्सक्लूड कर लें, तो आप भी मानेंगे कि यहाँ पर फिर कोई भी इंटरवल ले लीजिए, एक्सट्रीम मैग्नीट्यूड की उस इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये फाइनाइट आएगा। उससे बड़ा m ले लीजिए, वहाँ पर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आएगा। तो 0 एक्सक्लूड करते हुए कोई भी आप डोमेन ले लीजिए, वहाँ ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो ये मैं आपको समझा तो रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। उम्मीद है इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, आप उसे खुद भी लिख सकते हैं। 0 पर क्यों दिक्कत है, तो पॉइंट एक ही पॉइंट को अगर आप नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का पॉइंट मानते हैं तो वो इसीलिए है कि उसके किसी भी नेबरहुड में फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो 0 यहाँ पर ऐसा ही पॉइंट है, 0 को शामिल करने वाले डोमेन में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ऑलमोस्ट रिजल्ट वैसा ही दे रहा है, लेकिन इस बार सीक्वेंस का जो एक्सप्रेशन था वो अलग था। तो मैंने सोचा कि इसे भी आपके लिए करा दिया जाए। प्रूव दैट द सीक्वेंस tan इनवर्स nx, और x नॉन नेगेटिव है या तो 0 है या पॉजिटिव है, दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन एनी ए बी इफ ए इज पॉजिटिव बट नॉट ऑन 0 to b। तो इसका मतलब 0 पर ही यहाँ पे दिक्कत आ रही है। अगर आप 0 ले लेते हैं x को, तो ये यूनिफॉर्म 0 पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। 0 को छोड़ के कोई भी आप राइट साइड में आप कोई भी इंटरवल ले लीजिए 0 को छोड़ के, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मिल जाएगा। यही कहा गया है। चलिए देखते हैं, आपके पास fnx कितना है, tan इनवर्स nx। तो अगर आप x को 0 लेते हैं तो tan इनवर्स 0 0 होता है। तो ये जो सीक्वेंस है 0 0 0 एंड सो ऑन, ये बनेगा कांस्टेंट सीक्वेंस। तो ये कहाँ पे कन्वर्स करेगा, 0 पे। और अगर ये x आप पॉजिटिव लेते हैं तो फिर f(x) से आप कैसे लेंगे, लिमिट फंक्शन लिमिट ऑफ fnx, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी tan इनवर्स nx, और x पॉजिटिव है, n इन्फिनिटी हो जा रहा है, tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट π/2। सो आपका लिमिट फंक्शन आपको मिल गया f(x) इक्वल टू 0 जब x क्या है, 0 है, और π/2 जब x पॉजिटिव है।
ये आपके पास लिमिट फंक्शन आ गया। सबसे पहला टर्म हमारा हो गया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरा टर्म है कि हम एप्सिलॉन तय कर लेंगे, लेट एप्सिलॉन PT1, ये भी हो गया। नाउ FNX प्रोसीजर पूरा एक ही जैसा चल रहा है, मैं जानबूझ के कुछ क्वेश्चन कराए ताकि प्रैक्टिस बन जाए आपकी अच्छी तरह से। और ये अभी पहला मेथड है, अभी दूसरा मेथड अभी डेरिवेशन आज करना है हमने, एम टेस्ट। FNX आपके पास है tan इनवर्स NX और माइनस FX आपके पास है। अगर आप अब यहाँ पर दो ट्रेस आपके हो जाते हैं कि FX की वैल्यू आप कौन सी लेते हैं। अगर आप यहाँ पर पहले ले लें, लेट x इक्वल टू 0 के लिए हम सोच रहे हैं, तो FX कितना आ जाएगा फिर 0। चलिए देखते हैं, लेस देन एप्सिलॉन आपने ले लिया है। अगर आप ऐसा लेते हैं तो फिर इसका मतलब ये तो 0 पर एक पॉइंट है, ऐसा कर लेते हैं ना, इसको पॉजिटिव पे ही ले लेते हैं, क्योंकि ये आपके पास डोमेन का एक पॉइंट आ रहा है केवल। इन जनरल आपका कितना आ रहा है, π/2। चलिए ठीक है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x कितना आता है, π/2 x। ये पर्टिकुलर केस अभी हटा लेते हैं इन जनरल। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x माइनस π/2, cot इनवर्स आपके पास NX आ जाएगा। मॉड हटा दीजिए, पॉजिटिव ही ग्राफ रहेगा, तो दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन। तो cot जो है इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, cot एप्सिलॉन। तो यहाँ पर लिख लीजिए एज cot इनवर्स x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, सो इनइक्वलिटी रिवर्स्ड, इक्वलिटी रिवर्स्ड। ये क्यों, ये आपको समझाने के लिए कि ये इनइक्वलिटी ऐसे क्या आ गई। तो n ग्रेटर देन cot एप्सिलॉन अपॉन x, ठीक हो गया। अभी अपने आप ही आ जाएगा कि x टेंडिंग टू 0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी को चले जाएगा, तो उससे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, कहने के लिए डायरेक्ट ही हो गया। इफ x टेंडिंग टू 0 then cot epsilon upon x will also tending to 0, tending to infinity. So डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली convergent in any neighborhood of 0। तो 0 का कोई भी नेबरहुड लीजिए, 0 शामिल करते हुए, जहाँ पर 0 आएगा वहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर आप इफ वी टेक दूसरा इंटरवल, अब टेक a to b और a पॉजिटिव है, तो देखिए x जितना बढ़ेगा n उतना ये ओवरऑल क्वांटिटी उतनी कम होगी। तो h सबसे कम वैल्यू लेंगे h की, तब ये सबसे बड़ा आएगा, तो a पर। देन वी चूज m जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू cot एप्सिलॉन अपॉन a। x की सबसे कम वैल्यू जिस समय आप लेंगे यहाँ पर, तब ये सबसे बड़ा आएगा। तो सबसे कम वैल्यू इस डोमेन में a ही है, a पॉजिटिव है, तो वहाँ पर आपको एक सबसे बड़ा m मिल गया है। बस m मिल गया है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। सो Fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल AB वेयर a इज पॉजिटिव।
तो अगर आप ऐसा लेंगे तो ये पॉजिटिव है, तो वहाँ पर जीरो छोड़ के आप ले लीजिए, तो ये हमेशा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, जीरो पर नहीं। उम्मीद है आपको डिफरेंट वैरायटी के कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए तो आपको समझ में भी आया होगा और आपकी समझ हो सकता है ज़्यादा क्लियर हो गई हो। काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं, अब हम कुछ नए उस पर जो नया हमारा टेस्ट है उसको फॉलो करते हैं। अभी तक हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसमें लिमिट फंक्शन निकालते हैं हम लोग, एफ(x). आप लोग देख रहे थे बाद में लिमिट फंक्शन को निकालना थोड़ा सा दिक्कत होती है, आपको दो वैल्यू आ रही थी और कई बार तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तब ये सोचा गया कि क्या ये ज़रूरी है कि हम हर बार लिमिट फंक्शन कैलकुलेट करें तभी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आ पाएगी या नहीं। तो जर्मन मैथमेटिशियन वीरेस्टस का एम टेस्ट आपके सामने है, इसमें आपको लिमिट फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इसमें करना क्या है आप ये देखिएगा। और कई बार ये होता है कि आपको m निकालना सबसे बड़ा सर दर्द है। m जो आप नेचुरल नंबर निकाल लेते हो, आपने लास्ट में क्वाड्रेटिव देखा कि m कैसे निकालते हैं। तो लिमिट फंक्शन तो फिर भी ठीक है एक बार के लिए, लेकिन जो m निकालना है वो प्रॉब्लमेटिक होते जा रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर अब दूसरा है कि आपके पास एक सीक्वेंस है फंक्शंस का और आप लिमिट फंक्शन निकालिए, और लिमिट फंक्शन और सीक्वेंस का जो ये आपके पास मॉड है सारी वैल्यूज का, उसका सुप्रीमम ले लीजिए, उसे m मानिए। अगर इनका जो डिफरेंस है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू जिसको आप m कह रहे हो वो कन्वर्स कहाँ को कर रही है, जीरो की ओर कन्वर्स कर रही है, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो ये सीक्वेंस क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब ये तो मेथड हुआ, लेकिन अब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हम इस पर माने कैसे। हमने तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन ही दूसरी पढ़ी है। तो पहले हम इसको नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन भी है, इफ एंड ओनली इफ, मतलब अगर ऐसा हो रहा है जहां m ये है तो ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होने में ऐसा होगा। तो हम इसे प्रूफ करते हैं, फिर इसका नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन करेंगे। तो ये आपके पास नेसेसरी कंडीशन हम लेते हैं। लेट सीक्वेंस fn be uniformly convergent on A। तो वो डोमेन A में क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। इसका मतलब सो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists m belongs to natural number such that fn(x) minus f(x) mod less than epsilon for every n greater than equal to m for every x belongs to a। ये तो डेफिनेशन हो गई हमारे पास। तो फिर ये अगर हर एक x के लिए हो रहा है, हर एक n के लिए, तो और ये डिफरेंस एप्सिलॉन से कम है सभी जगह पर, तो जो इसका सुप्रीमम होगा वो भी एप्सिलॉन से कम होगा। दिस इम्प्लाइज सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ fn(x) माइनस f(x) मॉड लेस देन एप्सिलॉन। हम ऐसा लिख सकते हैं, वो भी कम होगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। यही क्या है, इसी को आपने क्या डिफाइन किया, m लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। अब आप ही बताइए, कोई m अगर हर एप्सिलॉन से कम हो, एप्सिलॉन आर्बिट्ररी था और कोई भी नंबर हर एप्सिलॉन से छोटा है, तो वो जीरो होगा या नहीं। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर लिखते हैं सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी सो लिमिट अगर m पे लगा दें तो जीरो आ जाएगा। तो अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आप लेते हैं तो ये सीक्वेंस की जनरल टर्म और लिमिट फंक्शन
फिर डिफरेंस का सुप्रीमम कहाँ को जाना चाहिए, 0 को जाना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट है इसका सफिशिएंट कंडीशन। अगर ऐसा होता है तो ये सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि सीक्वेंस क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो। लेट लिमिट n tending to infinity m equal to 0 where m equal to है क्या, सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस fx मॉड। हमारे पास ये m ये है और जहाँ आप कह रहे हैं कि x डोमेन का पार्ट है, ये भी पूरे डोमेन में सुप्रीमम आपने लिया है वो m है और ये m 0 को जा रहा है जब n इन्फिनिटी को जा रहा है। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, क्लेम क्या है इस बार आपका कि जो सीक्वेंस fn है वो क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ये प्रूफ करना है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो आप ही बताइए, अगर लिमिट 0 है, बहुत ईजी है, 2 लाइन का, यहीं से शुरू कर लीजिए। सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी m इक्वल टू, आप 0 लिख रहे हैं ना, तो फिर इसको लिमिट में देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट m is less than epsilon for every n greater than equal to m for every x belongs to a, और m आपने डिफाइन किया है ये, दिस implies सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ fnx माइनस fx x belongs to a, पूरे में सुप्रीमम, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन m, ऐसा होगा। अब आप ही बताइए कि पूरे का सुप्रीमम अगर एप्सिलॉन से कम है तो हर एक टर्म एप्सिलॉन से कम होगी। दिस इंप्लाइज fnx माइनस fx मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, और यही डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। इसका मतलब दिस सीक्वेंस दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ए। तो अगर ये आपके पास कंडीशन है तो हम दोबारा शुरुआती उसमें आ जाते हैं। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। अगर कोई सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो ऐसा होगा कि इंटर डिफरेंस का सुप्रीमम ले लीजिए m और वो टेंडिंग टू 0। तो मैंने आपको जो शुरू में कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, शुरू में प्रॉब्लम ये थी, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे, आपको जब वो m ढूंढना हो रहा था, एक नेचुरल नंबर m, तो आपको लगातार सारी मेहनत m ढूंढने में थी। वो मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, अब हम उस मेहनत से बच जाएंगे। हम आपको m लेके डायरेक्टली हम कर सकते हैं। तो ये आपको रिलेटिवली इजी मेथड देगा। ये थ्योरी है, अगर आपको समझ में आता है तो आप खुद भी ट्राई करिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में वीरेस्टस m टेस्ट पर कुछ आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक्स।